हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पेमेंट और वेजेस साइड के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 7? तो सेक्शन 7 में इनमें से किसे डिडक्शन के अंतर्गत कंसिडर किया गया है? तो कोर्ट ऑर्डर अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है उसके अंदर डिडक्शन वैलिड माना जाएगा। अगर कोई ऐसी डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब जो इंक्रीमेंट विथ होल्डिंग ड्यू टू डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण अगर कोई वृद्धि रोक दी गई है ना, तो इसको डिडक्शन में कंसीडर नहीं किया है। रिडक्शन इन रैंक ड्यू टू इनएफिशिएंसी, अगर अयोग्यता आ गई है, ठीक है, उसके कारण उसका रिडक्शन हो गया रैंक में, तो ये डिडक्शन में कंसीडर नहीं है। और निलंबन जो सस्पेंशन है उसकी ड्यूटी से, उसको भी डिडक्शन में नहीं लिया गया है। तो डिडक्शन ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर सच एज फाइन्स और पेनल्टीज, मतलब फाइन और पेनल्टीज के रूप में अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो डिडक्शन माना जाएगा। और कंसिडर वैलिड डिडक्शन अंडर सेक्शन 7(2) सबसेक्शन 2(h). However, increment, withholding, demotion और suspension is not considered a deduction but a disciplinary action। इसको disciplinary action बोलेंगे लेकिन consider नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 6, वेजेस टू बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक और बैंक ट्रांसफर। तो जो वेजेस है वो किस में पे करना होगा? कैश में। हम करेंसी जो कॉइन्स है या करेंसी जो नोट्स है, मतलब कैश में जो अभी जो करंट में चल रहे हैं वो चेक से कर सकते हो, बैंक के ट्रांसफर। तो वेजेस मस्ट बी पेड इन करंट कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स और बाय क्रेडिटिंग टू एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? स्पेसिफाई कर सकती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को, जहां पर क्या होगा कि जो पेमेंट किया जाएगा वेजेस का वो सिर्फ बैंक या चेक से ही किया जाएगा, ठीक है, मतलब वहाँ कैश वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वहां पे वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा स्पेसिफाई करेगी। तो सेक्शन 6 इस बारे में बोलता है। सेक्शन 7 जो है हमने देखा था डिडक्शन के बारे में बोलता है। तो जनरल रूल क्या बोलता है डिडक्शन का? वेजेस जो होगा वो बिना डिडक्शन के दिया जाएगा, लेकिन जब तक एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द एक्ट है तो फिर डिडक्शन किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन 1 में बोला गया कि एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इज कंसिडर्ड अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। अगर कोई भी पेमेंट एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉयर को दिया जा रहा है तो वो डिडक्शन माना जाएगा उसके वेजेस में से। सर्टेन पेनल्टीज विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, डिमोशन और सस्पेंशन डू नॉट काउंट एज डिडक्शन। तो अगर कोई ऐसा इंक्रीमेंट उसका रोक दिया है, डिमोशन हो गया, सस्पेंशन है, तो वो डिडक्शन में काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। अब टाइप ऑफ डिडक्शन अलाउड 7 सब सेक्शन 2 बोला द फॉलोइंग डिडक्शन आर परमिटेड। अब कौन कौन से जो सेक्शन 7 अलाउ कर रहा है कि कौन किस किस चीज को हम डिडक्शन के रूप में परमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइन्स, डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा है तो इस कारण से डिडक्शन हो रहा है तो वो भी कंसिडर किया गया है। डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉसेस ऑफ गुड्स और मनी ड्यू टू एम्प्लॉइज निग्लिजेंस। अब अगर एम्प्लॉय ने अगर निग्लिजेंस किया और उसके कारण अगर कोई डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको भी डिडक्शन मतलब उसके सैलरी में से, उसके वेजेस में से काट लिया जाएगा। हाउस एकोमोडेशन डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट और हाउस बोर्ड। तो इसके लिए भी एकोमोडेशन के लिए डिडक्शन काटा जा सकता है। डिडक्शन फॉर मतलब एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह दे रहे हैं तो वहां पे फिर हम एक एज अ हाउस एकोमोडेशन के लिए काट रहे हैं कुछ अमाउंट, तो वो डिडक्शन वैलिड है। डिडक्शन फॉर सर्विस और एम्यूनिटीज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी एम्यूनिटीज देने के लिए, सर्विस देने के लिए डिडक्शन के लिए बोला है तो वो। recovery of advance including travel and conveyance allowances, recovery of loans from labor welfare funds, ठीक है, ये सब जो है डिडक्शन में कंसीडर किया गया है। रिकवरी ऑफ हाउस बिल्डिंग और अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोन, मतलब ये किसी से क्या किया, वेलफेयर फंड से अगर कोई लोन लिया था और उसकी रिकवरी की जा रही है तो उसकी वजह से रिकवर किया जा सकता है, मतलब इन अमाउंट के लिए उसकी वजह में से पैसा काटा जा सकता है, डिडक्शन मतलब ये, ठीक है। फिर इनकम टैक्स डिडक्शन दिया जा सकता है अगर कोई जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई लोन अप्रूव किया गया था, हाउस बिल्डिंग या अदर जो भी लोन है, तो उसकी रिकवरी के लिए। डिडक्शन ऑर्डर बाय कोर्ट और अदर अथॉरिटी, तो एच वाला जो क्लॉज है इसमें यही पता कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। डिडक्शन फॉर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग जो एक लिमिट के बाद एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा डालना है तो उसके लिए डिडक्शन कर रहे हैं। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड और डिफेंस सेविंग स्कीम,
डिडक्शन फॉर जो जे पॉइंट है उसमें बोला डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी और इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए अगर डिडक्शन हो रहे हैं, डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेविंग स्कीम्स, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन। तो आप ये इसके क्लॉज ध्यान रखिएगा कि ये क्लॉज है। और इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फिडिलिटी गारंटी बॉन्ड। तो ये इतने सारे जो ऑप्शन है ये सब उसके डिडक्शन में कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑन डिडक्शंस। तो सब सेक्शन 3 और सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 और 4 इसके लिमिट्स बता रहा है डिडक्शन के लिए। तो टोटल डिडक्शन पर वेजेस कैन नॉट एक्सीड। अगर जो टोटल इतने इनमें से जो डिडक्शन अलाउड किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके वेजेस में से जो डिडक्शन वैलिड अलाउ किए जा रहे हैं, तो उसमें टोटल अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पेमेंट के लिए है अगर डिडक्शन, तो वहां पे 75% तक उसके वेजेस में से काटा जा सकता है। मतलब इनमें से कोई सा भी डिडक्शन दिया जा सकता है 75% के लिए, ठीक है। और अगर वो अदर केसेस है तो वहाँ 50% तक वेजेस में से कटौती की जा सकती है, डिडक्शन दिया जा सकता है। अब अगर डिडक्शन एक्सीड कर दिया लिमिट से तो क्या होगा कि उसको रिकवर किया जाएगा जो भी प्रिस्क्राइब मैनर दिया है एक्ट में। एम्प्लॉय कैन ऑल्सो रिकवर अमाउंट पेबल अंडर एनी अदर लॉ। अदर लॉ में अगर उसको कोई अमाउंट पेबल है तो उसको रिकवर कर सकता है एक्सेप्ट द रेलवे एक्ट। चलिए नेक्स्ट है, तो ये सेक्शन 7 अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें डिडक्शन के बारे में दिया है जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज ऑन एम्प्लॉय इन अ वेज पीरियड। तो यहाँ पे पूछा गया मैक्सिमम फाइन पूछा गया है जो एम्प्लॉय पे लगाया जा सकता है उसके जब उसको सैलरी मिल रही है, जो वेजेस अवधि है उसके दौरान कितना लगाया जा सकता है उसको। तो उसकी सैलरी का 3% जो है उसके वेजेस जो है उसके 3% का उस पर मतलब फाइन लगाया जा सकता है। एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 द फाइन इम्पोज इन एनी वन वेज पीरियड कैन नॉट एक्सीड। मतलब एक ये जो वन वेज पीरियड जो है उसमें 3% से उसके वेजेस का 3% से ज्यादा नहीं होगा। दिस इंश्योर फेयरनेस इन पेनल्टीज एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव डिडक्शन। तो इससे क्या है कि अत्यधिक कटौती से बचाया जा सकता है। जुर्माने की बात की गई है ना कि अगर एम्प्लॉय के वेजेस में से अगर जुर्माना दिया जा रहा है, ठीक है, जुर्माने के लिए पेमेंट किया जा रहा है तो वो 3% से ज्यादा नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एज बिलो विच नो फाइन कैन बी इम्पोज ऑन एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो मतलब मिनिमम एज वो दे दी है जिसके तहत उसको फाइन मतलब उस एम्प्लॉय को फाइन नहीं लगेगा। मतलब न्यूनतम सॉरी मिनिमम एज लिमिट क्या है कि जहां से उसको नहीं लगेगा। ठीक है, तो 15 साल से कम तक के जो है न्यूनतम आयु है जो इससे उन पर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। तो ये 15। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 नो फाइन शेल बी इम्पोज ऑन द एम्प्लॉय हु इज बिलो 15 ईयर। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसा एम्प्लॉय जो 15 साल से कम का है, ठीक है, तो 15 साल से कम का है तो उसको उसके ऊपर किसी भी टाइप का जो फाइन है वो नहीं लगाया जाएगा। दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट चाइल्ड वर्कर्स फ्रॉम फाइनेंशियल पेनल्टीज। तो उन पर ये कि उनको बचाना है कि फाइनेंशियल पेनल्टीज है। अंडर विच कंडीशन कैन एम्प्लॉय इम्पोज अ फाइन ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है जिस पर एम्प्लॉय पर फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इफ द एक्ट और ओमिशन इज स्पेसिफाइड इन नोटिस विद प्रायर अप्रूवल। अगर कोई काम या कोई उसने ओमिशन किया है और जो उसको पहले से ही मतलब निर्दिष्ट किया था उस चीज का उसने अगर कोई वो किया चूक कर दी है ना, या ऐसा कोई कार्य कर रखा है तो वहां पर इस केस में उस पर फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 फाइन्स कैन ओनली बी इम्पोज फॉर एक्ट और ओमिशन स्पेसिफाइड इन नोटिस। तो नोटिस में अप्रूव कर रखा है पहले से गवर्नमेंट ने या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने कि इस टाइप के काम किए या इस टाइप का ओमिशन किया है तो डिडक्शन तो फाइन लगाया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 9 डिडक्शन फ्रॉम वेजेस कैन बी मेड फॉर विच रीजन। अब डिडक्शन किस रीजन से किए जा सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें से सेक्शन 9 के तहत पूछा है, तो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से मतलब वो आया नहीं है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, एब्सेंस है, तो उसके सैलरी का वेजेस काटे जा सकते हैं। तो सेक्शन 9 बोलता है सबसेक्शन 1, डिडक्शंस कैन ओनली बी मेड व्हेन एन एम्प्लॉई इज एब्सेंट फ्रॉम देयर रिक्वायर्ड प्लेस ऑफ वर्क फॉर द होल और पार्ट ऑफ द वर्किंग पीरियड। तो उसके वर्किंग पीरियड में या तो पूरे समय नहीं आया हो या उसके किसी पार्ट में नहीं आया हो, तो यहाँ पे डिडक्शन किया जा सकता है। What is the maximum wage deduction allowed for mass absenteeism without notice? Absenteeism बिना सूचना के सामूहिक अनुपस्थिति के लिए अधिकतम कितनी वेतन कटौती की जा सकती है? मतलब अगर उसने ज्यादा दिन की छुट्टी मारी है और कोई सूचना नहीं दी है, कोई नोटिस नहीं दिया है ना। एब्सेंटीज में है वो मतलब मास मतलब इकट्ठा ज्यादा, एक दिन मतलब एक दो दिन से ज्यादा, इकट्ठा कितने दिन, तो टोटल 8 दिन का अगर उसने किया है ना, अनुपस्थित रहा है बिना नोटिस के, ठीक है, तो यहाँ पे उसका डिडक्शन किया जा सकता है। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर वो मास एब्सेंटेज में है, मतलब ज्यादा दिन के लिए उसने इकट्ठी सामूहिक अनुपस्थिति, ज्यादा दिन की छुट्टी ले ली बिना नोटिस के लिए, तो कितने दिन का नोटिस, कितने दिन का डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन कितने दिन की सैलरी का जाएगा उसका। तो यहाँ दिया है वेजेस ऑफ 8 डेज, 8 दिन का जो वेजेस है वो काट लिया जाएगा, वो डिडक्शन किया जाएगा। तो एज पर सेक्शन 9 इसका प्रोविजो बोलता है इफ 10 और मोर एम्प्लॉइज आर एब्सेंट विदाउट ड्यू नोटिस एंड विदाउट अ रीजनेबल कॉज। अच्छा, एम्प्लॉइज के बारे में बोला है कि ज्यादा लोगों ने छुट्टियां मारी है ना, 10 या 10 से ज्यादा लोगों ने मार लिए बिना रीजनेबल कॉज के, तो डिडक्शन किया जाएगा 8 दिन के वेजेस का। What is required before an employer can deduct wages for damage or loss under section 10? अगर सेक्शन 10 के तहत बोला गया है कि अगर कोई डैमेज और लॉस हो रहा है ना, तो फिर वेजेस में से डिडक्शन करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को क्या करना होगा? अगर उसको उसके वेजेस में से मतलब लॉस हो गया है निग्लिजेंस के वजह से या किसी भी वजह से, इसमें लॉस के लिए बोला है कि गुड्स वगैरह का डैमेज हो गया है, ठीक है, तो लॉस हो गया है, तो उसके लिए वो कटौती करना है वेजेस में से, तो उसके लिए पहले एम्प्लॉयर को क्या करना होगा? तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो एम्प्लॉय को चांस देगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो गिविंग द एम्प्लॉय अ चांस टू एक्सप्लेन। तो सेक्शन 10A बोलता है, 1A बोलता है नो डिडक्शन कैन बी मेड फॉर डैमेज और लॉस विदाउट फर्स्ट गिविंग द एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। जब तक कि उसको एक्सप्लेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तब तक उसका वेजेस नहीं काटा जाएगा। अंडर सेक्शन 12, when can an advance given to an employee before employment being is recovered? मतलब अगर उसको क्या है कि इसका मतलब ड्यू एडवांस में पेमेंट उसने लिया है, ठीक है, तो उसको कब रिकवर किया जा सकता है? उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्टार्ट होने से पहले ही उसको एडवांस दे दिया था, है ना, अब उससे वसूलना है, तो उसको कैसे कब वसूला जा सकता है? तो उसका फर्स्ट वेज पेमेंट से वसूला जा सकता है। एज पर सेक्शन 12A, रिकवरी ऑफ एडवांस गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के पहले उसको जो एडवांस दिया था उसकी रिकवरी की जाएगी, उसके पहले जो वेजेस आएगा, पेमेंट आएगा, एक्सेप्ट फॉर ट्रेवल एडवांस। तो जो यात्रा व्यय है उसको छोड़कर रिकवर किया जाएगा। अब सेक्शन 8 में फाइन्स के बारे में दिया है कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन, तो कब एन एम्प्लॉयर कैन इम्पोज अ फाइन ओनली फॉर स्पेसिफाइड एक्ट, है ना, तो यहाँ पे ये दिया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने जो पहले ही प्रायर अप्रूवल दे दी कि इस एक्ट या ओमिशन जो स्पेसिफाइड किया है उसके लिए फाइन इम्पोज कर सकता है एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ नोटिस, तो नोटिस लिस्टिंग सच एक्ट ओमिशन मस्ट बी डिस्प्लेड, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया कि इस टाइप के एक्ट या ओमिशन है, अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा, तो उस लिस्ट को उसका डिस्प्ले करना होगा वर्क प्लेस पे। राइट टू बी हियर्ड, तो नो, अगर उनको एम्प्लॉय को अगर फाइन लगाया भी जा रहा है तो उसको पहले मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए।
फिर फाइन लिमिट जो है तो वो 3% ऑफ द एम्प्लॉयज वेजेस। तो टोटल फाइन जो फाइन लगाया जाएगा वो 3 एम्प्लॉय की जो वेजेस है उससे 3% से ज्यादा का नहीं होगा। एज रेस्ट्रिक्शन, नो फाइन कैन बी इम्पोज, जो 15 साल से कम के होगा, मतलब जो एम्प्लॉय होगा उस पर कोई फाइन नहीं लगाया जाएगा। रिकवरी पीरियड है ना, अगर इफ फाइन कैन नॉट बी रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर 90 days फ्रॉम द इम्पोजिशन डेट। ठीक है, मतलब जो फाइन है ना वो इंस्टॉलमेंट में रिकवर कर सकते हैं ना, या फिर अगर नहीं कर सकते और आफ्टर 19 days या 90 दिन के बाद नहीं करता, द इम्पोजिशन डेट ऑफ इम्पोजिंग द फाइन इज डीम्ड इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट और ओमिशन। तो जिस दिन एक्ट और ओमिशन किया है उस दिन ये माना जाएगा, उस दिन ही इम्पोज, मतलब डीम्ड इम्पोज मान लिया जाएगा कि फाइन इम्पोज्ड हो गया है। फिर ऑल फाइन्स कलेक्टेड मस्ट बी रिकवर्ड एंड यूज फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर। तो जो भी फाइन अगर जो भी लिया गया है तो वो एम्प्लॉय के लिए ही यूज किया जाएगा, उसके वेलफेयर के लिए। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। और इन सम केसेस फाइन्स में बी क्रेडिटेड टू अ कॉमन वेलफेयर फंड फॉर ऑल एम्प्लॉयज। और कुछ केसेस में जैसे रेलवे और फैक्ट्री में क्या होगा, एक फंड बना दिया जाएगा, उसमें वो वेलफेयर का फंड जो है उसमें चले जाएगा। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, सेक्शन 9 इसके बारे में मेंशन करता है। तो डिडक्शन अगर अलाउ होगा, एम्प्लॉयज कैन डिडक्ट वेजेस फॉर एम्प्लॉयज एब्सेंस फ्रॉम द वर्क प्लेस। अब वो वर्क प्लेस से अगर एब्सेंट है एम्प्लॉय तो यहाँ पे उसकी वेजेस से डिडक्शन किया जाएगा। कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। ठीक है, फिर है प्रोपोर्शनल डिडक्शन, द डिडक्शन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ एब्सेंस इन वेज पीरियड। ठीक है, तो उस जितने पीरियड के लिए है उस पीरियड के प्रोपोर्शन में यहाँ पे वेजेस कटेगा। जो मास एब्सेंटिज्म डिडक्शन है, मतलब 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज एक साथ छुट्टी पर है, बिना नोटिस के, बिना कारण के हैं, ठीक है, तो वहां पर उनका जो डिडक्शन होगा वहाँ 8 दिन की जो वेजेस है वो काटा जाएगा। स्टे इन स्ट्राइक, अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट एट वर्क, मतलब वर्क पे तो आ रहे हैं ना, वर्क प्लेस पर तो आ रहे हैं लेकिन वर्क करने से मना कर रहे हैं, मतलब वो स्ट्राइक पर है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो एब्सेंट है और उनके काम से एब्सेंट है और यहाँ पर डिडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 10, डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस। तो यहाँ पे डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल डैमेज और लॉस, जो भी हुआ एक्चुअल उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं किया जा सकता अगर एम्प्लॉय ने निग्लेक्ट किया है या डिफॉल्ट किया है। ठीक है, नो डिडक्शन कैन बी मेड विदाउट गिविंग द, अब उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक्सप्लेन करने के लिए। और ऑल्सो डिडक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर, रजिस्टर में इसके बारे में लिखना होगा। ये सेक्शन 10 में बोला था। सेक्शन 11, डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड। तो वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस, डिडक्शन फॉर हाउसिंग एमिनिटीज, अगर वो कोई सी सर्विस ले रहे हैं तो उसके लिए डिडक्शन जो ली जा रही है, मतलब जो की जा रही है उनके वेजेस में से, वो सेक्शन 11 में थे। जैसे अगर वो हाउसिंग के लिए ले रहे हैं, एमिनिटीज ले रहे हैं, कुछ सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, जो मेड इफ द एम्प्लॉयज हैज एक्सेप्टेड, और ऐसी जो सर्विसेज है जो एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट करी है ना, तो वहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान, है ना, तो वहां पर फिर डिडक्शन किया जा सकता है। वैल्यू बेस्ड लिमिट, the deduction cannot exceed the actual value of the amenities और सर्विस। हाँ, तो ये जो जितनी सर्विस ले रहा है एमिनिटीज, इससे इसके जो एक्चुअल वैल्यू उससे ज्यादा नहीं रिकवर कर सकते, डिडक्शन नहीं कर सकते उसके वेजेस में से। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज कंडीशंस ऑन सच डिडक्शन। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो कौन लगाएगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगाएगा। सेक्शन 12, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस। अब अगर एडवांस दे दिया था, है ना, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले अगर एडवांस दे दिया है तो यहाँ पे जब उसकी फर्स्ट वेजेस आएगी तब उसमें से रिकवर किया जाएगा। ठीक, तो एडवांस बिफोर एम्प्लॉयमेंट, तो एडवांस मनी गिवन बिफोर एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेज पेमेंट एक्सेप्ट ट्रेवल एडवांसेस। एडवांस आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर एडवांस दे दिया तो रिकवरी ऑफ एडवांसेस मस्ट मेड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट इम्पोज कंडीशन। तो फिर गवर्नमेंट ने जो कंडीशन लगाई उसके अकॉर्डिंग फिर रिकवर होगा। रिकवरी ऑफ अनअर्न्ड वेजेस, तो रिकवरी ऑफ वेज एडवांस नॉट, मतलब एडवांस तो नहीं दिया है लेकिन नॉट येट अर्न इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स और परमिसेबल एडवांस अमाउंट एंड इंस्टॉलमेंट रिकवरी। तो यहाँ पे कि वो जो
जो वो उनको एडवांस तो नहीं मिला है, लेकिन वो अभी उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए उसको पैसा दे दिया गया है ना, तो वहां पर भी ये रिकवर किया जा सकता है अनअर्न्ड वेजेस का। पर वो मतलब किस रूप में होगा, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए है ना उस अकॉर्डिंग में, और इंस्टॉलमेंट में रिकवरी हो सकती है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द अथॉरिटी टू हियर वेज रिलेटेड क्लेम्स। अगर कोई वेज रिलेटेड क्लेम्स किया जाता है तो यहाँ पर मतलब कौन अथॉरिटी रहेगी उस क्लेम को सुनने के लिए, तो यहाँ रीजनल लेबर कमिश्नर होंगे। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट a रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर with at least 2 years of experience. The commissioner for workmen's compensation और judicial magistrate is the authority to hear wage related claims. तो ये इतनी सारी अथॉरिटी है, इनमें से कोई सी भी अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, तो ये याद रखिएगा। What is the time limit of to file a claim for deduction और delay in wages? अब wages या डिडक्शन कर लिया गया है या डिले दिया गया है ना, तो इससे रिलेटेड जो क्लेम हो रहा है तो उस क्लेम को कितने टाइम पीरियड में फाइल करना होगा, तो 12 मंथ्स के भीतर उसको फाइल करना होगा। क्लेम फॉर अनलॉफुल डिडक्शन और डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी फाइल्ड विद इन 12 months। हाउएवर